हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सोशल स्टडीज़ के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर कुछ वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम पैकेज। ये कंप्लीट एग्ज़ाम पैकेज है, क्योंकि मैं आपको नोट्स के साथ साथ इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी बताते जा रहा हूँ। तो ऐसा है कि ये हिस्ट्री का जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है, इसको मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग उसके आगे को देखने वाले हैं। दैट इज़ लास्ट टॉपिक जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसके बाद जो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, डिफरिंग स्टैंड विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब मैंने पहले समझा दिया था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको कि असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, इसमें हम लोग अंग्रेज़ों की सहयोग नहीं कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो नॉन कोऑपरेशन इसलिए इसको कहा गया था। ठीक है, तो इसमें लेकिन हर जगह अलग अलग तरह का लोगों का प्रतिक्रिया देखने को मिला। मतलब हमारे ऑल ओवर द कंट्री में जहाँ जहाँ पर ये सब आंदोलन चल रहा था, तो सब लोगों का ट्रीट करने का तरीका अलग अलग था। मतलब आंदोलन को डील करने का तरीका डिफरेंट था। ये हमें यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि टाउन में कैसा था, गांव में कैसा था। ठीक है, टाउन के बारे में पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया, जो विलेज एरिया होता है। तो गांव के बारे में और शहर के बारे में और गांव के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि शहरों में कैसा था और गाँवों में कैसा था। तो हम लोग सबसे पहले टाउन्स को देख लेते हैं। तो देखिए, टाउन्स में क्या हो रहा था कि जो फॉरेन गुड्स थे, मतलब विदेशों से आए हुए सामान जो थे, उनको हम लोग बॉयकॉट करना शुरू कर दिए थे। किन्होंने? इंडियंस ने बॉयकॉट कर दिया था, मतलब त्यागना शुरू कर दिया था। मतलब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। लीकर शॉप्स, जो शराब की दुकानें हैं, और फॉरेन क्लॉथ, ये सब को जला दिया जा रहा था। ठीक है, उनको त्याग दिया जा रहा था। मतलब हम लोग पूरी तरह से असहयोग करना शुरू कर चुके थे। अब कोई तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 टू 1922। इससे क्या हुआ, विदेशों से आने वाले जो कपड़े थे, उनका जो एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट मतलब जो बाहर से हमारे देश में आता था, उसका जो था पहले जितना आता था उसका अब हाफ आने लगा। मतलब अब उसका मार्केट जो था आधा 50% वो मार्केट गिर गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले जो कपड़े आते थे हमारे देश में, उस वक्त 1921-1922 की बात हो रही है, उस वक्त 102 करोड़ रुपए के सालाना कपड़े आते थे एक ईयर में। अब वो घट के कितना आ गया, 57 करोड़ आ गया। आप देख सकते हैं, तो इससे उनको कितना बड़ा लॉस होने लगा। ठीक है, यही सब हमारा मकसद था करने का, और हम लोग इसमें सफल हो रहे थे। सो मेनी मर्चेंट्स ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। और हमारे जो ट्रेडर्स लोग भी थे, वो लोग ने भी, इंडियन ट्रेडर्स ने भी उनके साथ मिलकर काम करने से मना कर दिया। पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लॉथ्स एंड वेयरिंग इंडियन वंस। और लोग बाहरी कपड़ों, विदेशी कपड़ों को छोड़कर भारतीय कपड़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो इससे क्या हुआ, सभी लोग इंडियन कपड़े पहनने लगेंगे। तो इंडियन लोग का जो इंडियन बिजनेसमैन है, जो इंडियन कपड़े बनाते हैं, उनका मार्केट क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा। तो वो बहुत फास्ट ग्रो करने लगा। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल मिल, हैंडलूम्स, ये सब क्या हो गया, वेंट अप, ऊपर चले गए। ठीक है, ये मतलब ग्रो होने लगा। और खादी जो इंडियन कपड़ा है, वो भी काफ़ी पॉपुलराइज हो गया था। ठीक है, खादी आज भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन होने लगा। ये हो गया शहर में। ठीक है, तो शहर में इस तरह से लोग आंदोलन को अंजाम दे रहे थे। अब देखते हैं कंट्री साइड में। तो कंट्री साइड में हमें यहाँ पर गांव के बारे में, 2 गांव के बारे में पढ़ना है। एक यूपी का अवध गांव है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, तो यूपी के अवध में जो किसान थे, उनका आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन के लीडर कौन थे, उनका नाम था बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र कौन थे, इनके बारे में पहले समझ जाइए। ये एक इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब पहले समझिए। इंडेंचर्ड लेबर मतलब होता है कि वो लोग, जो ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, हमारे देश के कई लेबरर्स को दूसरे देशों में भेजते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जाके वहाँ कमाएँ। तो वैसे ही उन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहते थे, जिनको एक देश से दूसरे कंट्री में कमाने के लिए, काम करने के लिए भेजते थे। जैसे कि फिजी नाम का एक देश है, जहाँ पर बाबा रामचंद्र को भेजा गया था। तो वो वहाँ पर रह कर आए थे, और वहाँ से वो भाग निकले थे। 12-13 साल रहने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इंडिया में जब आंदोलन हो रहा है, तो मुझे आंदोलन में भाग लेना चाहिए। और आकर वो किसानों का नेता बन जाते हैं। और उनकी लड़ाई किनके खिलाफ थी, वॉज अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड एक्सट्रीमली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस फ्रॉम द पीजेंट्स। देखिए कैसे लड़ाई अलग अलग फेज में चल रही थी, बात को समझिए। जो लड़ाई थी शहरों में, आपने क्या देखा कि डायरेक्ट विदेशियों से लड़ाई हो रही थी, और हम लोग क्या कर रहे थे, उनके कपड़ों को और उनके सामानों को सबको बॉयकॉट कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो लैंडलॉर्ड और जो ऊंचे
पैसे वाले जो लोग थे जो कि गरीबों को कुचलते थे, उसमें तो इंडियन लोग भी थे, उनके खिलाफ भी लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि लड़ाई कैसे कैसे वे में अलग अलग जगहों पर लड़ी जा रही थी। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स थे, जो पीजेंट्स से मतलब किसानों से ज़्यादा टैक्सेस, सीज का मतलब होता है, सेस का मतलब होता है टैक्स, तो टैक्सेस वसूलते थे, तो उनके खिलाफ लड़ाई हो रही थी। पीजेंट्स वर फोर्स टू वर्क इन लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट। बेगार जिसको कहते हैं, बेगर नहीं है ये, बेगार है। बेगार का मतलब होता है कि किसानों को बिना पैसे के, बिना सैलरी के खाली काम करवाया जाता था खेतों में। ठीक है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादती की जाती थी, तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। ठीक है, आगे देखा जाए द डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स। किसानों की क्या डिमांड्स थी? तो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू और एवोल्यूशन ऑफ बेगार। रेवेन्यू मतलब जो उनसे टैक्स लिया जाता था, बोला गया कि हमसे जो टैक्सेस लिया जा रहा है उसको कम किया जाए, रिडक्शन किया जाए, और जो बेगार, जो उनसे बिना पैसे का काम करवाते थे, बेगार होता था, उसको एबॉलिश किया जाए, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। वैसे लैंडलॉर्ड, वैसे ज़मींदार जो लोगों को काफ़ी दबाते थे, कुचलते थे, उनको सोशली बॉयकॉट करना, मतलब समाज से बहिष्कार। इनको कोई समाज में कोई कदर नहीं करेगा, बिल्कुल इसको अलग थलग कर दिया जाए, ऐसा उनका विचार था। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? इट्स इम्पैक्ट। तो इसका प्रभाव यही पड़ा कि एक नाई धोबी बंद का इन्होंने फैसला किया। मतलब नाई का मतलब बार्बर, धोबी मतलब जितने कपड़े धोने वाले वॉशरमैन। इन लोगों के संगठन ने मिलकर सब बंद कर दिया। बोला कि ना हम लोग ब्रिटिशर्स के, ना हम लोग बड़े बड़े ज़मींदारों के कपड़े धोएंगे, ना बाल काटेंगे, देखते हैं वो लोग कब तक सर्वाइव करते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका था नॉन कॉपरेशन करने का। ठीक है, और क्या हुआ? एक अवध किसान सभा का निर्माण किया गया। देखिए यहाँ स्पेलिंग ए से स्टार्ट नहीं है, यहाँ स्पेलिंग ओ से स्टार्ट है, OUDH, तो यही सही है। ठीक है, OUDH, अवध किसान सभा। ठीक है, अवध किसान सभा। तो अवध किसान सभा, अभी मैंने बताया कि कौन लीडर थे इनका? बाबा रामचंद्र लीडर थे, और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ बाबा रामचंद्र ने, दोनों ने मिलकर यह अवध किसान सभा का निर्माण किया, जिसमें कि किसानों की बातों को रखा जाने लगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट क्रिएट हो गया था। द पीजेंट्स लेटर अडॉप्टेड वायलेंट वेज, अटैक मर्चेंट्स, तालुकदार, विच मेड कांग्रेसमैन अनहैप्पी। लेकिन जो पीजेंट्स थे वो लोग तो अटैक करते थे मर्चेंट्स पर, तालुकदार्स पर, ये इंडियंस पर अटैक करते थे। इससे कांग्रेसमैन खुश नहीं थे, क्योंकि कांग्रेसमैन सोचते थे कि हमें लड़ाई हमारी ब्रिटिशर से है, तो इन पर फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसका एक अलग पहलू था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में कैसा? अवध के बारे में आपने देख लिया क्या क्या हुआ। बाबा रामचंद्र नाम के व्यक्ति थे, वो लीडर थे, और उसके अलावा कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ा, वो लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आएगा क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द रूरल एरियाज़। तो गांव के एरिया में आएगा, तो आप दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक तो अवध का और एक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और शहर के बारे में आएगा तो आप टाउन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स बोलकर है, पहाड़ी है। गुडेम हिल्स में वहाँ पर मिलिटेंट्स जो थे वो गुरिल्ला मूवमेंट चलाते थे। गुरिल्ला मूवमेंट मतलब वो लोग गांव के लोग थे, वो लोग तीर धनुष चलाने में काफ़ी माहिर थे, और जो गांव के जो युद्ध कला, जो कौशल थे, छुप कर मारना, फिर जंगलों में छिप जाना, इसको कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, तो इस तरह से लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, इस पर एक मूवी भी आई थी अभी, एक काफ़ी फेमस मूवी साउथ की, जिसका नाम था RRR, है ना, RRR। तो उसमें भी जो कैरेक्टर्स जो थे वो इनके ही लाइफ पर बेस्ड थे। ठीक है, तो एक तो नाम इसमें भी यहाँ पर है अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, उनका नाम यहाँ पर पढ़ना है हमें। ठीक है, देखिए अर्ली 1920s में अगेंस्ट द क्लोजर ऑफ फॉरेस्ट एरियाज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। मतलब उन लोग पे बहुत रेस्ट्रिक्शन था, गांव के लोगों पे, उनके साथ बहुत अन्याय होता था। वो लोग जंगलों में पले बड़े हैं और उनको उन्हीं के जंगलों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। बोलते जंगल में तुम लोगों को जाना अलाउ नहीं है। बताइए कैसे वो लोग सर्वाइव करेंगे? तो इससे उनको काफ़ी गुस्सा था। ठीक है, ये हो गया। दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, और उनके लगा कि जो उनका मौलिक अधिकार है, जो ट्रेडिशनल राइट्स है, जो सदियों से पारंपरिक उनकी जो राइट्स अधिकार है, उनको छीना जा रहा है। ठीक है, और उन पर एक कानून भी लगा दिया गया था। कानून का नाम क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। 1859 में एक एक्ट आया था। इसमें एक्ट के तहत क्या किया गया था? तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वर नॉट परमिटेड टू लीव गार्डन्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। बोले थे कि तुम लोग गार्डन में काम करोगे, हमारे जैसे कि चाय पत्ती के गार्डन है, ये सब है ना, तो वहाँ पर काम करोगे, और जब तक हम लोग नहीं वापस आने के लिए बोलेंगे तब तक तुम्हें काम करना होगा। तो ये तो एक तरह का जुल्म हो गया। ठीक है, तो वो लोग अपने घर भी नहीं आ सकते थे, ऐसा उन पे
कठोर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। तो इन सब के खिलाफ वो लोग भी काफ़ी क्रोधित थे। तो उनके पता चला कि चलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग भी अपना सहयोग देते हैं। इस तरह से वो लोग भी अपना सहयोग देने लगे। When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities and left for their homes. तो काफ़ी लोग, किसान लोग अपने खेतों से छोड़कर घर भागने लगे ताकि वो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बन सके। लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें काफ़ी पीटा। देखिए, बट दे डिडंट रीच देयर डेस्टिनेशन, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और उन पर काफ़ी अत्याचार किया गया। ब्रूटली, मतलब निर्दयी ढंग से उन्हें पीटा गया, उन पर अत्याचार किया गया। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा आप चाहें तो वो पॉइंट्स जो मैंने कहा उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, जो था, जैसे कि एक अलूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर, अलूरी सीताराम राजू के बारे में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा लिखा हुआ कि अलूरी सीताराम राजू जो थे उनको कहा जाता था कि वो काफ़ी गॉड का इनकारनेशन कहा जाता था, मतलब जैसे भगवान का अवतार। वो काफ़ी अलग थे बाकी लोगों से। ठीक है, तो वो महात्मा गांधी को सपोर्ट भी करते थे। तो उन्होंने भी अपने गांव के लोगों को कहा कि हम लोग को इस लड़ाई में महात्मा गांधी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें यूनाइट होने की आवश्यकता है। तो लेकिन अंत में उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। तो वो भी एक शहीद कहलाते हैं, हमारे रेवोल्यूशनरी कहलाते हैं, इसलिए उनको आज भी पूजा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से, तो झारखंड में हमारे तरफ बिरसा मुंडा का नाम काफ़ी फेमस है। वो उसी टाइप के कैरेक्टर थे जैसे कि अलूरी सीताराम राजू थे। जंगलों में रह के अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने भी अपना बलिदान दिया था। तो आज भी यहाँ पर झारखंड आइए, तो रांची आइए, चाहे धनबाद, सब जगहों पर आपको बिरसा मुंडा के नाम पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। पार्क है, स्टेडियम है, ठीक है, रोड्स हैं। तो फ्रीडम फाइटर्स को आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो उसको शब्दों में नहीं हम लोग तारीफ़ कर सकते। आज जो हम लोग इतनी शांति से आज़ाद बैठे हुए हैं, तो ये सब उनके बलिदानों के ही कारण है। ठीक है, चलिए, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे ख़त्म होने लगा, स्लोइंग डाउन कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे ख़त्म हुआ, ये देखते हैं। तो देखिए, खादी का कपड़ा जो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। ठीक है, और जो गरीब लोग थे वो लोग खादी का कपड़ा कब तक पहनते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इंडियन लोग अपने कपड़े को यूज़ कर रहे थे और उनके कपड़ों को नहीं यूज़ कर रहे थे। लेकिन हमारे जो कपड़े थे काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे, क्योंकि उसको बनाने में जो प्रोसेस जाता है वो काफ़ी महंगा पड़ता था। तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे गरीब लोग। तो फाइनली वो लोग ज़्यादा देर तक बॉयकॉट नहीं कर पाए और कुछ महीनों के बाद उन्होंने फिर से कपड़ा उन्हें ख़रीदना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को ये समझ में आने लगा कि ये लोग ज़्यादा दिन तक इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर नॉट देयर विच कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। जैसे कि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ थे, पढ़ाई के जितने भी इंस्टीट्यूशन वगैरह थे, तो इंडिया के पास खुद के बनाए हुए उतने नहीं थे। तो जो लोग पढ़ाई वगैरह भी छोड़ के अपना बैठे हुए थे, वो लोग को भी लास्ट में पढ़ना ही था, फ्यूचर को अपना बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग को लास्ट में उनको ज्वाइन करना पड़ा। तो ये भी एक कारण था, स्लो डाउन हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए भी। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स, टीचर, ये जो जितने लोग थे, ये लोग वापस अपने स्कूलों में जाने लगे। ठीक है, लॉयर्स लोग अपने जॉब में जाके, कोर्ट्स में जाके बैठने लगे। तो ये सब कारण था कि स्लो होने लगा ये मूवमेंट, धीरे धीरे ये बंद होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न पूछा जाए इसका क्या था, तो वो था एक यूपी में प्लेस है जिसका नाम है चौरी चौरा। ठीक है, यूपी में एक प्लेस है, इसका नाम है चौरी चौरा। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था, अंग्रेज़ों का पुलिस स्टेशन था। वहाँ पर जो कुछ भड़के हुए इंडियंस थे गुस्से में गए और वहाँ पर पुलिस स्टेशन को चारों ओर आग लगा दिया और काफ़ी पुलिस वाले उसमें जलकर मर गए। तो ये वायलेंट तरीका हो गया। तो महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं था। उन्होंने कहा हमने तो नॉन वायलेंस वे में जाना है। उन्होंने कहा कि अब जो भीड़ है, जो आबादी है हमारी, वो वायलेंट होती जा रही है, वो आक्रामक होती जा रही है। तो अभी वक्त आ गया है, इसे हम लोग को थोड़ा बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कारण था कॉल ऑफ करने का महात्मा गांधी का, किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि व्हाट वर द रीजंस, या गिव फ्यू रीजंस फॉर द स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सारा पॉइंट लिखिए, सारा पॉइंट में आपको सारा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और मेन कारण लास्ट में चौरी चौरा वाला इंसिडेंट जरूर लिखिएगा इसमें। अब आते हैं हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले जो बीच का समय था उसमें क्या क्या घटनाएं घटी ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में लोगों के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस थे। एक ही पार्टी के नेता थे, लेकिन उनकी सोच में थोड़ी डिफरेंस थे। क्या था, तो पहला एक तो सोचते थे कि हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी करना चाहिए, मतलब अपना एक पार्टी बनाना चाहिए जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव अगर जीत जाते हैं हम लोग को वोट दे के जिता देते हैं तो हम लोग क्या होगा, पॉलिटिकली हम लोग पावरफुल हो जाएंगे, नेता बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अंग्रेज लोगों को तो हम लोग का बात मानना पड़ेगा। एक ग्रुप का ये सोच था। ये किनका सोच था? ये सोच था सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू हु वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और एक सी.आर. दास, इनका ये सोच था। और जो यंग पीपल थे, जो उन लोग का था सोच था कि मास एगिटेशन करना चाहिए, मतलब और हम लोग को आंदोलन, रेवोल्यूशन, मूवमेंट ये सब करना चाहिए। तो उसमें से यंग लीडर्स जैसे कि उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जवान थे और सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी गर्म खून वाले सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये लोग चाहते थे कि हम लोग उनके खिलाफ एकदम भिड़ जाएं। तो दोनों में अलग अलग सोच का फ़र्क आ रहा था, ये देखने को मिला। अच्छा, उसी वक्त क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब आर्थिक मंदी, मतलब पूरे मार्केट में सब जगह महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों के पास खाने की कमी होने लगी। तो इसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ने लगा, ठीक है। तो क्या होने लगा, इन द 1920s इंडियन पॉलिटिक्स अगेन शेप्ड बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। 2 कारण के चलते हम लोग का पॉलिटिक्स में प्रभाव पड़ा। पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड सेकंड वाज द फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस, एक्सपोर्ट डिक्लाइन। क्या हुआ कि हम लोग तो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती पे ही जीते हैं, और जब लोगों के पास, पूरे विश्व में लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा इकोनॉमिक, तो वो लोग के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम लोग का खाना कैसे खरीदेगा? खाना नहीं खरीदेगा तो यहाँ से खाना एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो यहाँ के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, गरीबी रहेगा। समझ में आया कैसे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और क्या क्या इम्पैक्ट था, जो स्टैट्यूटरी कमीशन वाज सेंट अप टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब अंग्रेज लोग चाहते थे कि बार बार नियम बनाना पड़ता है ये लोग को, इंडियंस के लिए, हमें तो एक काम करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर देते हैं, एक नियम बना देते हैं, हमेशा के लिए एक रूल बुक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लोग चलते रहेगा अपना, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन का गठन किया, ठीक है, जिसका नाम रखा साइमन कमीशन। 1928 में एक कमीशन, मतलब कमीशन का मतलब होता है एक ग्रुप को बनाया, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप, जिसका हेड का नाम था, लीडर का नाम था साइमन, इसलिए इसका नाम लीडर के नाम पे पड़ा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, उसका लीडर का नाम था जॉन साइमन। वो लोग जब इंडिया आए तो इंडियंस लोग गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि ये लोग बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया का, हमारे लिए संविधान बना रहा था, और उस ग्रुप में एक भी भारतीय को उन्होंने नहीं रखा था। जब आप भारतीयों के बारे में ही नहीं समझेंगे, विदेशी लोग हम लोग के बारे में क्या जानते थे उस टाइम, तो वो लोग क्या समझेंगे कि कौन सा कानून अच्छा है या बुरा है। तो इंडियन लोग इसके लिए भड़क गए और कहा आप लोग इंडियन को लेकर नहीं कानून बना रहे हैं, इसलिए इसमें मतलब समझ में आ रहा है आप लोग सिर्फ अपने मतलब का काम कर रहे हैं, हर चीज़ में सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट मिलेगा और हम लोग के साथ भेदभाव होगा, इसलिए हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू ही नहीं होने देंगे, हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो इसलिए उन्होंने, हम लोग इंडियन से नारा लगाया, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, ठीक है, काफ़ी फेमस रहा था ये नारा। तो उस वक्त के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, वाइस रॉय क्या होता है, एक पोस्ट होता है, तो जो कि उस टाइम ब्रिटिश सरकार को इंडिया में चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट दिया गया था, उसको बोलते थे वाइस रॉय। तो वाइस रॉय उस वक्त के थे लॉर्ड इरविन। तो उन्होंने इस आंदोलन को रोकने के लिए, जो गो साइमन बैक का आंदोलन हमने किया था, उसको रोकने के लिए 2 ऑफर्स दिए, ठीक है। पहला कि आप लोग को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, और दूसरा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए। अब देखिए, बोलिएगा सर ये 2 अलग अलग नए टर्म है, इसको समझाइए जरा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होगा कि उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम लोग आज़ादी चाहते हो तो आज़ादी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जितना भी इंस्ट्रक्शन आएगा तुम्हें सरकार चलाने के लिए, मतलब आज़ादी मिलने का मतलब कि तुम लोग अपना सरकार बनाओ, अपने नेता को रखो, लीडर रखो, प्रधानमंत्री रखो, सब रखना रख लो, ये सब हम लोग एग्री हैं, लेकिन सबका इंस्ट्रक्शन जो आएगा वो ब्रिटेन से आएगा। तो ये तो इनडायरेक्टली गुलामी ही हो गई। तो ये उन्होंने एक प्रपोजल रखा, तो ये इनको भी हमने खारिज कर दिया। और दूसरा क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब वहाँ पर सभी लोग, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग आकर बैठते थे, मिलकर बातों को करते थे, जिसमें कि कांग्रेस को शामिल होने के लिए कहा गया, ठीक है। आगे के आने वाले डिसीजन को कॉन्फ्रेंस में आके बैठ के सुलझाने को कहा गया, ठीक है। तो हालांकि इन बातों को इनको नहीं माना, ठीक है, हमने। और हमने कहा कि हमें 1929 में दिसंबर में हमने ऐलान कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने कि हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज का डिमांड करेंगे। मतलब ये डोमिनियन स्टेटस क्या हो गया, आधा आधी आज़ादी हुआ, तो 50% वाला आज़ादी हो गया ना, हमें फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। ये हमने मांग रखा। और इसको क्या कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसको सपोर्ट नहीं किया और इस डेट को खारिज कर दिया। यही कारण है
कि 1930 में तो हमें आज़ादी नहीं मिली, लेकिन 17 साल के बाद जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो यही 26 जनवरी का डेट को सिलेक्ट किया गया कि इसको हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पे मनाएंगे, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो ठीक है, ये कारण था, क्योंकि ये डेट हमने पहले ही निर्धारित कर लिया था 17 साल पहले ही, 1930 में ही। ठीक है, चलिए सॉल्ट मार्च से हम लोग आते हैं। सॉल्ट मार्च के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, गवर्नमेंट एक्शन, गांधी इरविन पैक्ट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, ये सब काफ़ी कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कवर करने का। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अभी अपना मैथ साइंस का प्रिपरेशन जारी रखिए। SST का एग्ज़ाम में आपको पता है मात्र 3 दिन का गैप है, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा SST को भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत एक आध आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू।